हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने बेसिक मैथमेटिक्स का ऑल पार्ट्स कवर किया था। जो कि हमारे लास्ट में रह गया था वो था हमारा एप्लीकेशन फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग कैसे कैसे एप्लीकेशन करते हैं, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा था स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, एलिमेंट्री अलजेब्रा था। फिर सेकंड था एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। फिर हमने कैलकुलस में बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था हमने। फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सबका एप्लीकेशन हमने देखा था। आज हम लोग कुछ ऐसे टर्म को अप्लाई करेंगे जो कि जिसका हमको रिलेवेंटली फिजिक्स में एप्लीकेशन होता है। कुछ टर्म्स होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, आज यूटिलाइज करेंगे। पीछे के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है ना, सारा चीज यहाँ हम लोग आज अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन इन फिजिक्स। टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशन इन फिजिक्स। कैसे होगा तो देखेंगे, हमने जितना सा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है सारा का एप्लीकेशन किस तरह करेंगे, हम लोग एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस चीज में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। एक्चुअली उसमें हम लोग छोटा छोटा टर्म होगा, बहुत ही छोटा होगा, फिर हम लोग उसको वैल्यूएबली अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म होता है डबल डिफरेंशिएशन। हमने सिंगल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है, तो हमारा अब नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन। ये एक्चुअली कुछ नया चीज नहीं है, हम लोग उस डिफरेंशिएशन को ही दो बार करेंगे। जो प्रोसेस हमने एक बार किया तब क्या करें हम लोग दो बार करेंगे। तो देखिए, तो हमारा टॉपिक होगा सब हेडिंग में डबल डिफरेंशिएशन। अगर मैं थोड़ा सा सिंगल डिफरेंशिएशन, जो सिंपल डिफरेंशिएशन था उसकी बात करें, तो हमने क्या बोला था, अगर y कोई फंक्शन होगा किसका, f ऑफ x का, तो हमने क्या बोला था, जस्ट dy बाय dx क्या होता है, d ऑफ dx ऑफ fx। हमने इसको बोला भी था, इसको कैसे लिख सकते हैं, f डैश x। ये चीज हमने फर्स्ट सिंपल डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। अब बोलते सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो वही टर्म है, डिफरेंशिएशन तो सेम वही टर्म है, बट अब क्या होगा, हमने बोला इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो, इसको डबल डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू fx फंक्शन लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट इफ, हमने क्या किया, ये जो सिंगल डिफरेंशिएशन का फंक्शन था उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। इफ f डैश x बी दी फंक्शन ऑफ x, तो क्या माना कि f डैश x बी दी फंक्शन ऑफ x। अब इन दी सेंस बोले कहते हैं व्हाट इज द एसेंशियल मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। अब मान लो देन डबल डिफरेंशिएशन, पता चलना चाहिए इसका सिंबल कैसा होता है। इसका डबल डिफरेंशिएशन का कुछ स्टैंडर्ड टर्म होता है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। ये होता है कितना, इसको हम लोग बोलते हैं एफ डबल डैश एक्स। करेक्ट है। हमने क्या किया है, इफ एफ डैश एक्स को हमने कोई फंक्शन माना ऑफ एक्स, देन द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट फंक्शन, एफ डैश एक्स फंक्शन d of dx of f dash x is called is equal to f double dash x। देखो कोई बोलेगा सर हाउ वी राइट डबल डिफरेंशिएशन, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एज ए सिंबल, क्योंकि इसको हमने ऐसे भी लिखा। तो एक टर्म होता है d बाई डी एक्स, इसका मीनिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट फंक्शन, f डैश x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। लिख सकते हैं क्या, d बाई डी एक्स ऑफ fx। ये रिप्रेजेंट करता है d2 fx डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। दैट इज द आल्सो मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। तो ये हम लोग पता चला हम लोगों की डबल डिफरेंशिएशन दिखाते कैसे, इसको पढ़ते कैसे। तो कैसे पढ़ेंगे, दो तरीके से पढ़ सकते हैं, रीड एज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। याद है, इसको दो तीन डी एक्स स्क्वायर कैसे भी लिख लो। ये हमने एज इट इज वर्ड लिख दिया कि इसको रीड कैसे करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिफरेंशिएशन। आप बोल सकते हैं कि दिस इज द सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई फंक्शन। ये भी तो बोल सकते हैं ना, दिस इज द सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई फंक्शन।
हमने जब पहले देखा था तो वहां पे क्या बोला था, दिस इज इक्वल टू वाई डैश फॉर वन फंक्शन, इफ इट टू टाइम इट इज वाई डबल डैश, दिस इज ऑल्सो लाइक वाई डबल डैश इन द सेंस ऑफ d2 बाई dx स्क्वायर। तो हमको इतना आइडिया मिल गया कि व्हाट इज डबल डिफरेंशिएशन होता है क्या है। अब हमने इतना सारा लिखा है, उसमें एक अगर समरी को जानना चाहें कि क्या एसेंशियल मीनिंग होता है, अगर सिंपल सी बात आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखे तो उसी प्रोसेस को वन मोर टाइम अप्लाई करने के बाद जो भी सारा प्रोसीड्यूर होगा दैट इज कॉल्ड ए डबल डिफरेंशिएशन। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे, जिस एग्जांपल से हमें क्या होगा इसका थोड़ा सा और क्लियर होगा। लिखिए इसको अच्छे से। देखा था यहाँ पे दिस फंक्शन d2y बाई dx स्क्वायर, दिस इसको हमने पढ़ा था रीड एज d2y बाई dx स्क्वायर। इसका एक और मीनिंग होता है, हमने जो इसेंशियली देखा था सिंगल डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता था रेट ऑफ चेंज। अगर इधर एग्जांपल में देखना चाहें तो देखिए हमने इसका मतलब क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज होता है। अगर इसने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, मतलब क्या है, दो बार रेट ऑफ चेंज आएगा किसी फंक्शन का, जैसे हमने y एज ए फंक्शन ऑफ x, अगर उसका एक बार रेट ऑफ चेंज होगा तो होगा सिंगल डिफरेंशिएशन, अगर रेट ऑफ चेंज होगा तो क्या होगा हमारा डबल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक ना। इसका मीनिंग यही था। अब हम लोग कुछ इसके एस्पेक्ट को देखेंगे, जो टर्म्स होते हैं, पॉइंट्स होता है, जहां से हमको फिजिक्स को इंटर डॉट कनेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, इफ वी कनेक्ट टू डॉट वी गेट सम स्ट्रक्चर। जैसे मान लो दो पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनता है, सिंपली वी कनेक्ट दिस इंटीग्रेशन विद फिजिक्स, यू गेट द कांसेप्ट। ओके, या बोला था कि जस्ट इसका हम लोग इंटर रिलेशंस देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म में हमने देखा इफ s इज द डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, s इज इक्वल टू s ऑफ t, मतलब s जो होगा फंक्शन ऑफ टाइम होगा, दैट इज पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। इससे मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, उसका कुछ फंक्शन दिया हुआ है, जस्ट लाइक fx फंक्शन। अगर इसको कंपेयर करें fx फंक्शन होगा तो यहाँ f की जगह में क्या लिखा है s। s किसका है, s का मीनिंग होता है पोजीशन या उसका डिस्प्लेसमेंट। हम लोग x भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं, तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, उसको s रखते हैं। तो s क्या होगा, किसी का पोजीशन होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ से दो तीन कंक्लूजन पॉइंट्स आते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है या उसका पोजीशन है, तो उसके मूव करने का फर्दर जो हमने क्लास 9th में वेलोसिटी पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था, उसको यहाँ पर हम लोग इंटरकनेक्ट करेंगे थ्रू दिस फंक्शन। तो अपने सब वेलोसिटी के बारे में हमको पता होगा, टाइम के बारे में पता होगा, और स्पीड के बारे में पता होगा, डिस्टेंस के बारे में पता होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अब पोजीशन मींस जस्ट लाइक एनी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या बोलेगा, दिस इज द सेंटर्ड पॉइंट ऑफ बोर्ड, दिस इज माय पोजीशन। इफ आई एम एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करूँ तो मेरा पोजीशन शुरू होगा यहाँ से। अगर मैं इधर चलना शुरू कर दूँ तो क्या होगा, सर्टेन वेलोसिटी वी गेट, सर्टेन एक्सेलरेशन आ जाएगा, कुछ टाइम लग जाएंगे। तो ये सब कंपोनेंट हमने क्लास 9th और 10th की फिजिक्स में एस्पेक्टिवली पढ़ा है, उसको यहाँ कनेक्ट कैसे करना है हम देखेंगे आसानी से। अब मान लो जो फर्स्ट रिजल्ट होगा, फर्स्ट एस्पेक्ट हम लोग यहाँ से कंक्लूड करेंगे, इफ s इज इक्वल टू st, अगर f क्या होगा, st होगा। एक मीनिंग होता है जो हमने रेट ऑफ चेंज पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज। तो पढ़ा था हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, दैट्स द वो हिडन मीनिंग होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी को हम लोग v लिखते हैं, ये तो हमने बेसिकली वहां से देखा था। तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, जब हम लोग यहाँ से वहां ट्रेवल करेंगे इन द सेंस दैट, तो सर्टेन टाइम लगेगा। तो हम लोग x के साथ तो वेरी कर रहे हैं, बट ये s किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अगर x का फंक्शन होता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x होता, तो ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम होगा। तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज में क्या होगा, d by dt, दैट इज द साइन ऑफ रेट ऑफ चेंज। v इज इक्वल टू d by dt ऑफ व्हाट, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है, तो पोजीशन यहां डालेंगे s of t। अब यहां हमें एक आइडिया मिल जाता है कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, इट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू d of dt of s of t। अब हम लोग अब मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं इजी वन से, अगर आपको पहले से पता हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं अदर वे, ds of dt by dt, करेक्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अगर हम लोग किसी समय के लिए हम लोग d को भूल जाए कि d क्या होता है, s क्या है, डिस्टेंस है, t क्या नीचे टाइम है,
तो क्या ये उसी फॉर्मूला को हमने एक नए लेवल पे आया ना, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था वेर स्टार्टिंग विद जीरो चैप्टर, तो जीरो का जो फर्स्ट लेवल होता है, तो हमने क्लास 9th और 10th के बेसिक कंसेप्ट को उठा के यहाँ पे एक नई जगह पे डाल दिया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। क्या होता है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इन द व्हाट सेंस? हमने देखा डी बाई डी टी ऑफ एस बाई टी, इसको हमने बेसिक एस्पेक्ट से कंपेयर किया। किससे? डिस्टेंस बाई टाइम आल्सो वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब इसका एक नया टर्म आपने सुना होगा, एक्सेलरेशन। नया टर्म क्या सुना आपने? एक्सेलरेशन सुना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्लास 9th में और 10th में, करेक्ट ना? अब देखो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन, वी रिप्रेजेंट इट एज ए। तो क्या होगा? a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज मतलब d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी एज ए टाइम। अब देखो, यहां पे सर हमने v लिखा था, वी कैन आल्सो राइट इट वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज आल्सो एज ए वेलोसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v ऑफ t, अब देखो d बाय dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ t, हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि d बाय dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ t ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। आया समझ में आपको? तो इसको ऐसे लिख सकते थे। तो एक और इसमें मीनिंग होता है, आप यहां मैं देखता हूं सेकंड, इसका सेकेंडरी पार्ट क्या करता, हमने टॉपिक का क्या नाम था? डबल डिफरेंशिएशन। सर इसमें अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन? तो आप देखेंगे यहां से हमने किया a इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ v ऑफ t। अब देखो d बाय dt ऑफ v ऑफ t, इसका मीनिंग क्या होगा? इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ v ऑफ t उस फंक्शन में, तो देखें क्या आता है अपने पास, d बाय dt ऑफ व्हाट इज द v ऑफ t, d बाय, एक और मीनिंग इसको क्या लिख सकते हैं? d2 st बाय dt स्क्वायर। ये भी एक रिजल्ट होता है एक्सेलरेशन का, क्योंकि हमने जस्ट किया क्या, इस vt के वैल्यू को उठा के इस जगह पुट कर दिया। तो हमने अभी जस्ट इसके पहले इंट्रोडक्शन में देखा था d बाय dx ऑफ अनदर d बाय dx क्या होता था? d2y बाय dx स्क्वायर। सिमिलरली d बाय dt ऑफ ds बाय dt एज ए फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू d2s बाय dt स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस पार्ट से हमने दो कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट कंक्लूजन था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी भी होता है, और दूसरा नाम होता है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आल्सो, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ये कनेक्टिविटी डॉट है, क्योंकि हमारा फिजिक्स का फर्स्ट डॉट इज द पोजीशन, सेकंड डॉट इज द वेलोसिटी, थर्ड डॉट इज acceleration. When we connect parallelly one by one, we get understand physics easily. So write it properly when we see further. लिखा होगा इसको, इसमें देखेंगे, और हमने यहाँ पे दो तीन चीज देखा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म st, दिस इज vt एंड दिस इज at, एंड वन मोर टर्म यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये भी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस सारा चीज का डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, हमको बाद में इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक ना, कि अगर कहीं पे st लिखा है तो व्हाट इज द सेंस, उसको हम लोग समझेंगे कैसे कि st का मीनिंग क्या होता है। कहीं पे vt लिखा है तो उसको कैसे समझेंगे vt का मीनिंग क्या होता है। कहीं पे एक्सेलरेशन at लिखा है उसका मतलब मीनिंग कैसे समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नीचे हमने डिफरेंट टर्म देखा था st, vt एंड at, उसको कैसे रीड करते हैं। वेयर st होता है, st बोलते हैं फंक्शन ऑफ s, यदि पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली क्या था, vt ये क्या होता है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको हम लोग और डीप से देखेंगे, अभी हम लोग जस्ट इंट्रो कर रहे हैं ना, यू नो, जब हम लोग इंट्रो शुरू करते हैं थोड़ा सा आसान होता है। फिर सेकंड क्या था हमारा, at, एक्सीलरेशन
ए डबल सी एल आर एन का मतलब एक्सीलरेशन होता है शॉर्ट फॉर्म में, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने 2-3 टर्म देखा था, एस टी एंड वी टी एंड ए टी। तो सारा चीज को हमने बोला कि एस टी क्या होता है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी टी इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड एक्सीलरेशन ए टी एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो इस डिस्क्रिप्शन के बाद लास्टली इसको लिख लेंगे तो हमको इन लॉन्ग टर्म रिमेंबर रहेगा कि हम वो किस टर्म को क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि बेसिकली हम लोग सेकंड डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। हमने जस्ट इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, अगर आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन या सिंपल डिफरेंशिएशन आपको आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। हमने उसको देखा था, हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हमने इस एग्जांपल को लिया है, इफ f of x is equal to x cos x, then find d2 by dx square f of x, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx और f डबल डैश x। हमने क्या बोला था, इसको कुछ नया नहीं सोचना है, जस्ट बोला था fx is equal to x cos x है। सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो क्या बोला था, dy dx of fx, देखो fx पुट करेंगे x cos x हो जाएगा। अब देखिए इस टर्म को देखने के बाद हमें क्या याद आया, हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, डेट इज u दिस इज v पढ़ा था ना। फिर हमने फॉर्मूला क्या था उसका, मैं लिख देता हूँ फिर से, d ऑफ dx ऑफ u इंटू v कैसे, तो u dy dx v du by dx, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। जस्ट यहाँ u का वैल्यू कितना है कंपेयर कर लो, u इज इक्वल टू x, v इज इक्वल टू cos x। अब इस फॉर्मूले को एज डाल दो, क्या पूछा है, u कितना है x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये फिर से आइडेंटिटी हो गई, हमको याद है ना cos का डिफरेंस मैंने माइनस साइन बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, माइनस x साइन x प्लस cos x। ये हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो एक नया फंक्शन f डैश x। यहां तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड डिफरेंशिएशन। अब सेकंड डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन f डैश x था इसको क्या मानना पड़ेगा, हमें सिर्फ प्राइमरी फंक्शन मानना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मानना प्राइमरी फंक्शन। तो एज्यूम f डैश x इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस x sin x। आ गया। अब हम लोग क्या पूछे, वन टाइम मोर, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटली हमसे हो जाएगा, तो लिखेंगे d बाय dx ऑफ f डैश x। उस कंप्लीट फंक्शन को जस्ट इसमें पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, d2 बाय dx स्क्वायर ऑफ fx। ये हमको वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, d2 बाय dx स्क्वायर ऑफ fx। अब देखो रूल्स क्या है, जस्ट पुट इट डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस x sin x। फिर हमने देखा था दो सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में भी है, पहले सेपरेट करेंगे, यहां से लिखना शुरू करते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x sin x। अब देखिए इसका फॉर्म तो आसान है, ये फॉर्म तो सिंपल है, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन माइनस। देखिए फिर यहाँ क्या u इंटू वी, टू फॉर्म आ गया हमारा, फिर से u इंटू वी का फॉर्म आ गया। फिर से रूल क्या होगा हमारा, ये अप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए, फिर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्या है u बाहर करना है, x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x डी एक्स बाई डी एक्स। दिस इज अगेन आइडेंटिटी। अब देखिए ये होगा माइनस ऑफ साइन x, ये माइनस बाहर करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्रॉब्लम नहीं उसमें, तो क्या होगा x cos x प्लस साइन x, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x माइनस x cos x माइनस साइन x। दिस इज कॉमन, तो माइनस 2 साइन x माइनस x cos x। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x।
अगर आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा इसमें कुछ नया नहीं था। जस्ट अगर हमने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, फिर से उसी कंसेप्ट को दोबारा किसी अदर फंक्शन पे ट्राई किया, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। हमने एक मॉडरेट और अच्छा सा एग्जांपल आपको करके दिखाया है, जिसमें आपको एनालाइज हो सके कि व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ सेकंड डेरिवेशन। इस एग्जांपल को आप अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग कुछ और सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमने भी इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसका एप्लीकेशन इन सेंस ऑफ व्हाट फिजिक्स में क्या होता है। तो हमको नेक्स्ट हमने हेडिंग जो डाला है सब हेडिंग फॉर्म में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि एप्लीकेशन हमने जस्ट आइडिया पहले डाल चुका हूँ कि कैसे कैसे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर, इस तीनों को जो हमने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखा था, हर एक डेरिवेटिव की अपनी प्रॉपर्टी थी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए, हमने इसको देखा था डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्स, किसी भी फंक्शन में होगा, उसको हम लोग कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहां होता है डिफरेंशिएशन मीन, फिजिक्स में जो उसका मीनिंग होता है, डिफरेंशिएशन मीन रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन मीन रेट ऑफ चेंज। अगर हमसे जब भी फिजिक्स की बात होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम लोग का फर्स्ट आइडिया आएगा रेट ऑफ चेंज। इट विल डिपेंड्स ऑन विच फंक्शन, विच सब फंक्शन, दैट मींस y होगा, x होगा, t होगा या कोई और फंक्शन होगा। तो जब भी बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग फर्स्ट इन माइंड क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन मीन रेट ऑफ चेंज। इट विल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज विथ व्हिच फंक्शन, इट इज टाइम और इट इज पोजीशन। Okay, so our next one is applicable part. Now in writing the each one applications, so पहले पार्ट में डेरिवेटिव मींस रेट ऑफ चेंज, हमने इसको सबसे पहले वर्ड देखा था, व्हाट इज द dy by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x if is the function of x। रिजल्ट्स में हम लोग फर्स्ट रिजल्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं वेलोसिटी के बारे में। इफ वेलोसिटी यहाँ पर हमने पोजीशन को x से रिप्रेजेंट किया, इट मे बी s, बिकॉज इन जनरली हमारे इक्वेशन में जब हम लोग फिजिक्स में फर्दर आगे चलेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम x पोजीशन डिस्प्लेस करता है। ओके, v is equal to dx by dt means that velocity v is the rate of change of displacement, that is important term, displacement x with respect to, इसका मीनिंग होता है wrt का फुल फॉर्म होता है with respect to टाइम t। जो फर्स्ट एस्पेक्ट था जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट पे डिस्कस किया था, इफ s is equal to st as a function of time of position, then the velocity of the object is ds by dt. In generally, the first derivative of this equation dy by dx is called as rate of change of y with respect to x. Similarly, result first में हमने देखा velocity is equal to dx by dt, उसका मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी v जो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली वी वांट टू सी द सेकंड रिजल्ट, जो कि इन जनरली फिजिक्स में ये टर्म बहुत यूज होगा जब हम लोग वी आर एंटरिंग द प्रॉपर इन फिजिक्स, देन दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर इट। सेकंड रिजल्ट था हमारा जो हमने देखा था एक्सीलरेशन, क्या होता था, dv by dt। हमने इसकी चर्चा पहले भी करी है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसको भी को हम लोग ds by dt लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करें, हम लोग क्या लिख सकते हैं, d of dt of dx by dt, तो क्या लिखेंगे, d2x by dt square। दिस इज आल्सो एक्सेलरेशन। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आल्सो राइट द सेम सेंटेंस देयर, मींस दैट acceleration a is the rate of change of, is the rate of change of velocity v, velocity v, again double one meaning with respect to time, टाइम क्या होगा हमारा, t होगा, or you can say it is the, or we can other statement, or second derivative of position vector, or second derivative of पोजीशन। ये क्या होगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव किसका होगा, पोजीशन का भी होगा।
हमने इस दोनों रिजल्ट पे बैंक करके फिजिक्स का होल पार्ट को कोड को एस्टेब्लिश करना है यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ से कनेक्ट करके देखा है डिफरेंट डॉट्स को कि एक आइडिया मिल गया हमें कि v इज इक्वल टू dx by dt होता है, सिमिलरली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dy by dt होता है। इसको हमने अभी सेकंड डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देखा था, ये डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देखा इसको। दैट मींस दैट एक्सेलरेशन a डबल c l ऊपर n का मतलब एक्सेलरेशन a is the rate of change of velocity v with respect to time t, or you can say that second unit of position. So you took this and write properly, ये आप अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या और रिजल्ट हो सकता है। हमने सेकंड एप्लीकेशन देखा था ए का, इसका थर्ड एप्लीकेशन होता है वेरी इंपॉर्टेंट है वन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये फिजिक्स में फर्दरली व्हेन यू गो टू द डीपर एंड डीपर ये आने वाला है फिर से, इसलिए हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है। F is equal to dp by dt. What is the head P? F is the force, P is momentum. आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्लास 9th मोमेंटम के बारे में। इसको हम लोग क्या करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। अब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। ये थोड़ा सा अभी लगेगा कि सर टफ है, बट एज ए रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको अभी से आइडिया होना चाहिए। इसको फिर से पढ़ाया जाएगा आपको, फिर से बताएंगे हम आपको, बट हमको इनिशियली आइडिया, क्योंकि हमने मोमेंटम क्लास 10th और 9th लेवल पे पढ़ा है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। सो सम रिलेशंस बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट इज आल्सो देयर। दिस इज द वन मोर की रिजल्ट फॉर न्यूटन्स लॉ, बिकॉज यू नो हर्ड अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, आपने सुना होगा। तो ये न्यूटन रो का डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बेसिक ही बताते हैं, बट हमने कुछ नया नहीं बताया, सिंपल सा बात बताया। जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका होगा, p बाय मास इनटू वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये तीनों रिजल्ट है, आप इस तीनों रिजल्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक बेसिक सा अच्छा सा क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चन। इसको अच्छे से हमने एक एग्जाम्पल से सारा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है सबको समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट मैंने हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसको देखिए। एग्जांपल फर्स्ट है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, हमने st लिखा था फर्स्ट स्टेटमेंट में। st का मतलब पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। s ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, ये दिया हुआ है। वहां पे क्या होता है, t इन सेकेंड मतलब यूनिट ऑफ t इन सेकेंड मतलब वो टाइम का यूनिट है, और s क्या है, मीटर में हम लोग जो कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मेजर करते हैं। देन क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। पहले क्वेश्चन पूछा है हमको वेलोसिटी फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब टाइम t के बारे में हम लोग जस्ट रिजल्ट देख हम अप्लाई करेंगे, बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अगर इसको हम देखना चाहे तो हमको अल्टीमेटली क्या पूछा है, v एज ए फंक्शन ऑफ t, यही तो पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, इसका मतलब फिर से यही होगा, ठीक ना। और क्या पूछा है, सेकंड पूछा है, एंड आल्सो फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकंड। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन बहुत बार सुना होगा अच्छे से, उसमें कुछ नया नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो जस्ट हमने 2 रिजल्ट देखा था, जो सबसे फर्स्ट रिजल्ट में देखा था। अगर आप उसको देखें तो आप इसको अच्छे से देखिए पहले कैसे हम इसको सोचते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन को एस्पेक्ट को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है थ्रू आवर माइंड, देन यू कैन इजीली सॉल्व। सो बेटर टू सी फर्स्ट जो फर्स्ट पार्ट है, हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देख रहे हैं। ए पार्ट को सॉल्व करना वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमको फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। st इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, t माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। अब देखिए अगर st दिया हुआ है तो हमने पहले क्या पढ़ा था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, d बाय dt ऑफ st होता है, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा है। तो क्या करूं, इसको अप्लाई करें, d बाय dt ऑफ, इस सारे फंक्शन को लिखूं, टी क्यू 60 स्क्वायर प्लस 90। और तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, हमने क्या बोला था, पॉलिनोमियल जब भी इन टर्म्स में आएंगे सबको अलग अलग सेपरेट करना है। व्हेन वी गो सेपरेट कैसे करेंगे, d बाय dt ऑफ टी क्यू माइनस d बाय dt ऑफ 60 स्क्वायर प्लस d बाय dt ऑफ 90। अब यहाँ पे हमें या तो पावर रूल याद आएगा, x टू द पावर n t टू द पावर n रूल याद है, फिर जो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए
कांस्टेंट कितना होगा, इसमें तो होगा नहीं, कितना होगा 3t⁻², बिकॉज n बाहर आता है और n-1 में 3-1 कितना होगा 2 होगा, फर्स्ट का तो हो गया, सेकंड में 6 बाहर कर लेते हैं, फिर क्या होगा dy/dt ऑफ t²। अब तो अपने को याद ही हो गया कि t² डिफरेंस क्या होता है 2t होता है। फिर से कांस्टेंट 9 बाहर निकालने, d/dt ऑफ t, दैट इज आइडेंटिटी, इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा t² का 2t, उसका 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3t² - 12t + 9। दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कितना आसान था। अगर हमको इस फंक्शन को इजीली कोरिलेट करने आता है, अगर हम लोग इसको इजीली कोरिलेट कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इसके बाद अगर ये बात मुझे समझ में आ गई कि रिजल्ट हमने देखा था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू dy/d ऑफ s ऑफ t होता है। अगर इस s ऑफ t को हमने पुट किया तो हमको एक डिफरेंशियल फॉर्म मिल गया। यू कैन सॉल्व दिस डिफरेंशिएशन, गेट एज ए फंक्शन। दिस इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ठीक है, बहुत ही आसान एप्लीकेशन। अभी हम लोग इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन जब हम लोग मेन फिजिक्स पे शुरू करेंगे तो इस सब चीज हमें आएंगे, छोटा छोटा आइडिया लगेगा कैसे अप्लाई करना है। तो हमने इसको देखा, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। फंक्शन आ गया था, हमारा नेक्स्ट पार्ट पूछा था एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो सेकंड था पूछा था कि एक्सेलरेशन बताओ फंक्शन एज ए टाइम। इसका मतलब हमसे क्या पूछा था, इट इज इक्वल टू व्हाट। सिमिलर एप्लीकेशन हमने देखा था पहले कि एक्सेलरेशन होता क्या, अगर हम देखना चाहें क्या होता है d/dt ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन। क्या हमने फर्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी फंक्शन निकाल चुका है क्या, उससे तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको। व्हेन यू सी दिस, जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि d/dt व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस vt हियर, जब इस vt के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा 3t² - 12t + 9। तो क्या होगा, एक हमको फिर से पॉलिनोमियल आ गया। अब ये डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है। अब देखो क्या करूं, सेपरेट कर सकते हैं, करेक्ट ना। यू गॉट द वैल्यू, इफ पुट द वैल्यू ऑफ एवरीवन dy/dt ऑफ 3t² - dy/dt ऑफ 12t + dy/dt ऑफ 9। हमने तो कितनी बार बताया कि जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन की बात हो तो हम लोग क्या सोचना है 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। अब देखो अप्लाई 3 आउटसाइड, बिकॉज 3 कांस्टेंट है, दिस इज t², फिर 12 आउटसाइड प्लस 0। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हमने अभी देखा कि t² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2t, सिंपल सी बात है, कितना होगा 3 × 2t माइनस, क्योंकि dt/dt इज द आइडेंटिटी, कितना होगा ये 12 होगा, कितना होगा 6t - 12। ये क्या गया हमारा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। खत्म कहानी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकंड। सेकंड पे एक्सेलरेशन ढूंढना है। अब देखो अपने को अगर at एज ए फंक्शन ऑफ दिस आ गया तो बोलेगा कि t का वैल्यू जब लोग 4 पुट करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, तो ये जस्ट वहां पे लिख लेना एट t = 4 सेकंड, व्हाट इज द a ऑफ 4, जस्ट 80 के लिए 4 पुट करना तो कितना होगा 6 × 4 - 12, कितना होगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा। हमें कुछ नया नहीं लगा ना, सब आसान था। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे। हमने देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन पहले से सीखा था, इसे हम पहले सीख के रखे हैं, बट यहाँ हमें कुछ नया मिल रहा है। फिर हमें इसके बाद बोल रहा है कि कुछ डिफरेंट फॉर्म में कैसे पुट कर सकते हो देखना में। इसको अच्छे से देखिए और फिर लिखिए इसको, फिर हम लोग आगे चलते और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस, its position time relation is given as x = t² + 2t - 3। वहां पर x क्या है, x मीटर में है और t क्या है सेकंड में है। तो पूछा कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। देखिए जब भी किसी चीज में इनिशियल लगे, इसका मतलब बोला है कि हमको t = 0, दोनों में क्या होगा, इस पार्टिकल जो मूव कर रहा है जब t 0 होगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी मींस क्या होगा t 0 और इनिशियल एक्सेलरेशन मींस टाइम क्या होगा 0। जब भी कभी इनिशियल का कांसेप्ट आए तो क्या समझेंगे हम लोग, वो t इनिशियल स्टेट है पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सेम मेथड जो पहले हमने किया था उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिपीट करते हैं। देखिए क्या था, फर्स्ट पार्ट है हमको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इफ यू नो द रिलेशंस ऑफ x, x क्या दिया हमारा t² + 2t - 3। हमने जस्ट जो रिजल्ट्स देखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, फर्स्ट क्या पढ़ा था, वेलोसिटी क्या होता है dx/dt,
ठीक ना। इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगी, यहाँ मान लेते हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा। अगर हमको x पता है तो d बाई डी टी ऑफ x, व्हाट इज द x वैल्यू देखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। देखिए अब जस्ट पुट करना अपने को, फिर से हमने को पॉलिनोमियल फॉर्म आ गया। हम नंबर ऑफ टाइम्स इसको बता चुके हैं कि कैसे कैसे सेपरेट करते हैं। डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ 2t माइनस डी बाई डी टी ऑफ 3। फिर से हमको अब तो कंसेप्ट सबको याद है, कांस्टेंट पावर फॉर्म, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का याद हो गया अब हमें 2t प्लस कांस्टेंट को बाहर करें dt बाई डी टी माइनस 0। अब देखिए dt बाई डी टी आइडेंटिटी 1 क्या आ गया हमारा 2t प्लस 2 वेलोसिटी एट फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू दिस। अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया, तो पूछा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। इसका मतलब t इसका मतलब क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ v0 पूछा है। तो अगर t का वैल्यू 0 पुट करें तो क्या लिख सकते हैं, v0 2 इंटू 0 प्लस 2, तो क्या आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो। जब भी बोला इनिशियल वेलोसिटी, इट मींस जब t का वैल्यू 0 होगा तो v0 क्या होगा 2 इंटू 0, ऑलवेज 0 होगा, प्लस 2 के साथ कोई t नहीं है तो 2 बचा रहेगा। तो इस तरह से हमने एक और एग्जांपल को देखा कैसे कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह हमने तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरह सॉल्व किया था उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन मींस हमको सबसे पहले v पार्ट में क्या निकालना पड़ेगा, a एज ए फंक्शन ऑफ t, रिलेशन क्या होता है d बाई डी टी ऑफ vt। हम तो पहले ही निकाल चुके हैं, व्हाट इज vt 2t प्लस 2। यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस 2, इसको सेपरेट करें डी बाई डी टी ऑफ 2t प्लस 2 एंड 2t। अब देखिए फिर से हमको वो याद आ गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0। मैं नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुका हूँ तो आपको याद हो जाना चाहिए। फिर क्या होता है कांस्टेंट बाहर dt बाई डी टी, दिस इज आइडेंटिटी प्लस 0, तो हमको क्या आ गया एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया 2। अब क्या बोला है इनिशियल एक्सेलरेशन, इट मींस एट t इज इक्वल टू 0। अब कोई फंक्शन है ही नहीं, अगर t 0 पुट करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या होगा a0 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इनिशियली उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर सेम। तो हमने देखा ना, क्योंकि यहाँ पे t का कोई फंक्शन ही नहीं है, अगर यहाँ पे t होता तो उसमें पुट करते, बट वो सम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो कुछ बदलने वाला है नहीं। अगर मान लो हमने फिक्स कर दिया तो फिक्स तो बदलेगा नहीं, ठीक ना। तो आप इसको देखिए और अच्छे से लिखिए। तो हमने 2 क्वेश्चन देखा अभी कि कैसे कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसको आप से पहले लिखो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हमने एक और एग्जांपल लिया है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स को टच करना होगा, क्योंकि हमने एक 2 टाइप का देखा, अभी थर्ड टाइप है द एरिया ऑफ ए सर्किल, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटेड टू डायमीटर डी, जिसको हमने कैपिटल डी बोला है, बाय एन इक्वेशन ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। सबको पता है अगर उस किसी का डायमीटर डी दिया हो तो उसका एरिया कितना होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर व्हेन डायमीटर इज 10 मीटर। अब इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए कि बोला है कि किसी का सर्किल का एरिया हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है और आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है, आप सबको पता है। इस रिलेशन को डायमीटर के फॉर्म में लिखा है, बोला है कि कितना फास्ट ये एरिया चेंज करेगा जब इसका डायमीटर कितना हो जाए 10 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहिए। जब भी बोला है विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर हाउ फास्ट एरिया चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, याद आ रहा है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर व्हेन डायमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन यही है, सिंपल सा। अब देखो सबसे फर्स्ट वी ट्राई इक्वेशन a इज इक्वल टू पाई टी स्क्वायर बाई 4। अब देखो क्या बोला है विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, तो दोनों हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dA बाई d ऑफ d। हम क्या है हम लोग dx dy लिखा करते थे, अब क्या पूछा है d के फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं d बाई dd ऑफ पाई d स्क्वायर बाई 4। अब देखो हमने क्या बोला था, जो भी कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, तो क्या होगा पाई बाई 4 बाहर होगा, d बाई dd ऑफ d स्क्वायर। दिस इज लाइक सिंपली x स्क्वायर, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर।
क्या हो जाएगा अपना पाई बाय 4 इंटू 2d। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना होगा 2 होगा, कितना होगा पाई डी बाई 2। कितना सिंपल हो गया ये। इसने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर क्या है ये डी ए बाई डी डी कितना हो गया पाई डी बाई डी। अब कहां पे पूछा है एट डी इज इक्वल टू 10 मीटर, ये कितना होगा 10 मीटर। तो क्या इसको यहां में सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर कितना होगा पाई इंटू 10 बाई 2, तो कितना होगा ये 5 पाई। अब हमें समझ में आया कि सर किस रेट से चेंज होगा, जो एरिया डायमीटर चेंज होगा, अगर डायमीटर डी डी चेंज होगा लाइक दैट स्मॉल डी कैपिटल डी, तो एरिया कितना चेंज होगा 5 पाई। इस रेट से ये चेंज होगा। आप मीनिंग देखो, एरिया मीटर स्क्वायर बाय मीटर दैट इज इतना मीटर 5 पाई मीटर, दिस इज द रेशियो। वैसे क्वेश्चन में क्या नया था, समटाइम्स इन फिजिक्स कुछ क्वेश्चन में रिलेशंस आते हैं जो कि आपने ग्रेविटेशन बेसिकली पढ़ा है, आगे जाके हमें कुछ रिलेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि कभी कभी डिफरेंट फॉर्म में होंगे। इसलिए हमने एक टाइप को और डिस्कस कर दिया, अगर समझ में आ जाएगा इतना डिफिकल्टी भी नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट फंक्शन को इंटरचेंज किया है। यहाँ पे x होता था t होता था, अब क्या हो गया नया फंक्शन t हो गया। बाकी मेथड क्या है सेम है। अब इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या पूछा था कि फास्टेस्ट चेंज कितना होगा, दिस इज 5 पाई मीटर से चेंज करेगा वो। क्या करेगा, यू पुट द वैल्यू ऑफ पाई डजंट मैटर, बट क्या है 5 पाई रेट से चेंज करेगा। बोलेगा सर आपने मीटर कैसे लिखा, अब देखो एरिया कितना होता है मीटर स्क्वायर, डायमीटर क्या होता है मीटर, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर तो बचना चाहिए ऊपर, इसलिए हमने इसमें लिखा 5 पाई मीटर से ये रेट इसका चेंज करेगा। तो ये जो क्वेश्चन से पूछा था द एरिया ऑफ ए सर्किल ए रिलेटेड टू दिस गिवन इक्वेशन इज हियर, तो किस रेट से डायमीटर एरिया चेंज करेगा, जब उसका क्या होगा 5 पाई मीटर से चेंज करेगा। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। में जो क्वेश्चन किया था वहां तक हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, कुछ क्वेश्चन हमने उस पर किए थे, ये और डीप में आएंगे, मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स देके आगे चलेंगे क्योंकि फिजिक्स में और सारा पार्ट आता रहेगा। हमारा नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद हमने उसको अप्लाई कैसे करना है अपने को फिजिक्स में, क्योंकि मेन चीज है हाउ टू अप्लाई, बिकॉज सारा बेसिक पढ़ाने का मतलब ही था कि आपको मैं समझा सकूं या बता सकूं कि इसका फिजिक्स में कैसे कैसे एप्लीकेशन करेंगे। हमने फिजिक्स के कुछ टर्म्स को कोरिलेट किया, उससे कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की और आपको समझाया कि किस तरह हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के साथ। सिमिलर स्टोरी इंटीग्रेशन का भी होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने पहले देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी हमें मैथ में पढ़ना है। ये दो पार्ट है, ये ग्राफ है कोई एफएक्स का, वो यहां से लेकर के इस लिमिट तक को जा रहा है, इस नेट को कवर कर रहा है। ये थोड़ा सा हमने क्या किया, यहां से एक डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्मॉल लिया, मान लो एक पेन है, करेक्ट ना। इस पेन को देखिए मैंने इसको पेन को 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं, फिर अगेन इसको ऐड करते हैं। तो क्या होगा, यहां से यहां तक मैं सारे पार्ट्स को ऐड कर दूंगा तो ये कंप्लीट पेन बन जाएगा। सिमिलरली इस ग्राफ को हमने क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रिप कट किया, स्ट्रिप का मतलब थिकनेस जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों हो। अब बोलोगे सर लेंथ कैसे, मान लो ये इसका विड्थ dx है तो ये पार्ट तो कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं वाइट समथिंग होगा, तो स्ट्रिप हो जाएगा। स्ट्रिप मींस जस्ट लाइक ए एरिया, करेक्ट। अब मान लो लेट अस अज्यूम, हमने क्या किया कंसीडर कर लिया, लेट अस अज्यूम और लेट अस कंसीडर द एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप इज dA, मतलब छोटा एरिया होगा तो हमने क्या मान लिया उसका एरिया dA होगा। अब dA डिफाइन कैसे कैसे हो सकता है। अब इंटीग्रेशन में एक मीनिंग हमने जब इंटीग्रेशन का 2 पार्ट पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट था डेफिनेट इंटीग्रेशन, सेकंड क्या था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, करेक्ट ना। 2 पार्ट हमने पढ़ा था, हमने एक में लिमिट यूज किया था, इंटीग्रेशन विद लिमिट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका एरिया डिफाइन कैसे होता है इसको अच्छे से देखेंगे। dA इज इक्वल टू स्मॉल इंटीग्रेशन साइन ऑफ लिमिट a to b एंड fx dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन्हों मैथमेटिक्स में बहुत अप्लाई करते हैं, बट दिस इज एरिया ऑफ दैट फंक्शन। हम देखो एरिया में कैसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और मान लो हमने छोटा सा एरिया लिया, फिर ये एरिया दिया, फिर से एरिया ऐड किया, फिर से एरिया ऐड किया, तो सारा एरिया ऐड होकर क्या ये कंप्लीट सिस्टम का एरिया बन जाएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस कंसीडर या एज्यूम कर लो कि इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया dA होगा। तो dA को कैसे लिख सकते हैं,
fx dx, dx is the small length from here to here and fx is the main function, क्योंकि सारा लेंथ तो वही प्रोवाइड करेगा fx, क्योंकि fx क्या होता है y के बराबर होता है, तो y कोऑर्डिनेट तो ये है हमारा, ठीक ना, क्योंकि fx इज इक्वल टू y भी लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जहां से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को पहले ड्रॉ कीजिए, फिर ये रिजल्ट आप लिखेंगे, ये a to b है, और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, दिस इज द इंटीग्रल फंक्शन, दिस इज चेंज इन x, वेरिएबल x, और ये लोअर लिमिट आपको इंटीग्रेशन में बताया गया था, और ये अपर लिमिट, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको लिखिए, और इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो कैसे बोल सकते हैं, लिखेंगे द टोटल एरिया, द टोटल एरिया, नीचे लिख लेंगे टोटल एरिया, क्या होता है टोटल एरिया बिटवीन दिस फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, बिटवीन दिस फंक्शन, बिटवीन कौन सा फंक्शन है, fx एंड इधर से कौन सा लाइन है, x एक्सिस। ये जितना एरिया कंसीडर करेगा किसके किसके बीच में, फर्स्ट मान लेते हैं टोटल एरिया बिटवीन fx एंड x एक्सिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये जितना बड़ा स्ट्रिप होगा सबका एरिया मान लेते हैं। और हमने भी देखा था इस कंप्लीट एरिया को निकालने के लिए अगर यहां से लेके यहां तक स्ट्रिप जा रहा है तो कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एंड fx dx, दिस इज द रिजल्ट वी हैव टू राइट। अगर हम लोग उसको एज ए लैंग्वेजली, जैसे हमको लैंग्वेज में लिखना होगा, टोटल एरिया बिटवीन fx एंड x एक्सिस, मतलब ये कर्व और x एक्सिस के बीच में ये जो सारा एरिया होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, सब एरिया के छोटे छोटे स्ट्रिप लेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करने के बाद हमें कंप्लीट एरिया मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx। इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल रूल है, अब देखेंगे यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ, somehow हमें रिक्वायर्ड नहीं है बट एक रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है। इफ दिस फंक्शन fx greater than n is equal to 0, both of condition, be continuous, be continuous, कंटिन्यूअस का मतलब है कि बीच में ग्राफ कर्व टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब बी कंटिन्यूअस इन बिटवीन ए एंड बी, ये कौन सा लिमिट है, यहां से यहां के बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तभी हमारा रिजल्ट वैलिड होगा, अगर कहीं पे ब्रेक कर गया दैट डज नॉट मीन फॉर दैट, करेक्ट ना, उसका वैलिड नहीं करेगा, बिटवीन ए एंड बी देन, तो हम बोल सकते हैं the valid area A is equal to, मान लेते उसका एरिया होगा समथिंग, इंटीग्रेशन A to B fx dx। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि आपको जानना जरूरी है, और कंटिन्यूअस होगा तब ये अप्लाइड होगा, बाकी डिसकंटिन्यूअस या ये कर्व ब्रेक कर जाए तो उसमें अप्लाई नहीं होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ रिलेशंस क्रिएट करते हैं यहाँ से। तो हमने एक स्टार रिलेशन जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था डिफरेंशिएशन का, पोजीशन का, टाइम का, सब रिलेशन क्या होता है। हमने ग्राफ चार्ट बनाने की कोशिश करी है कि आपको एक ग्राफ में सारा माजरा समझ में आ जाए कि कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। हमने पहले लिखा है स्टार रिलेशन बिटवीन, स्टार में थोड़ा सा पॉपुलर होगा बिकॉज क्योंकि ये आगे फिजिक्स का बेस यही है, पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दिस इज एस भी एंड ए। हमने क्या बोला, इस तीनों में एक स्टार रिलेशन क्रिएट करना है, तो हमने S को बोला पोजीशन, दैट इज गिवन देयर, B वेलोसिटी एंड A एक्सेलरेशन। अब पहले पता है अगर S से फॉरवर्ड भी जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्लोप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ S वर्सेस T का मतलब यही होता है, अगर x y में क्या dy by dx था तो स्लोप ऑफ S वर्सेस T कॉल्ड एज ds by dt। हमने स्लोप का इक्वेशन पढ़ाया था वहां पे टेंजेंट वाले पार्ट में, dy by dx इज स्लोप, इसमें ds by dt क्या होगा, इस स्लोप कर्व का फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे S का स्लोप तो वेलोसिटी होगा। अगर उसका रिवर्स इंटीग्रेशन कर देंगे, आपको बोलेगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि हमने बताया था कि इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। उसका एंटी जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होगा। मान लो अगर ये फॉरवर्ड में डिफरेंशिएशन तो रिवर्स में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो v dt इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो हमने यहां से क्या किया, इस रिजल्ट को यहां पे देखिए, v इज इक्वल टू ds by dt है। अगर इसको लिखना चाहे ds इज इक्वल टू v dt, दैट इज द होल इंटीग्रेशन, क्या होगा, सम ऑफ ऑल लेंथ छोटा छोटा करके ऐसा जाएगा, दिस बिकम्स फॉर्म। इसको थोड़ा और डीप जानेंगे बट ग्राफ देखना जरूरी है। सिमिलरली हमने क्या पढ़ा, अगर फॉरवर्ड जाते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v इज गिवन एक्सेलरेशन,
तो डी बाई डी टी क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर वही रिवर्स आते तो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। तो फिर इसको फिर से एक्सप्लेन करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू ए, तो भी डी वी कितना होगा, ए डी टी। क्या आपको लग रहा है कि ये जो वेलोसिटी होगा उसके एंटी डेरिवेटिव या रिवर्स में क्या आएगा, हमें एटी में आ जाएगा, सिमिलरली एटी में आ जाएगा। इस डायग्राम को आप लिख लीजिए। ये हम इस स्टार रिलेशन को फिजिक्स के फर्स्ट हाफ में 11th में पूरा कंप्लीट यूज करेंगे, क्योंकि आपको एक समरी में मिल गया कि कैसे कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, मीनिंगफुल रिलेशन से हमने इसको अच्छे से ड्रॉ किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको ड्रॉ करें। नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा, इस रिलेशन को देखने के बाद हमने जो रिलेशन क्रिएट किया था, एक छोटा सा और एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ y, बिकॉज फिजिक्स में बहुत सारे टर्म आते हैं जहां हमें एवरेज वैल्यू निकालना पड़ता है। तो वहां पर हमें क्या होता है, अगर ये फंक्शन y किसी के में दिया हो, x में हो, t में हो, उस समय रिक्वायर्ड पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस y एवरेज का सिंबल जस्ट लाइक क्लोज बॉक्स ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये कितना है, ये y एवरेज का सिंबल है। y एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट x1 टू x2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx x1 टू x2 होता है। और इसको पढ़ना चाहे सिंपल लैंग्वेज में, एरिया अंडर y वर्सेस x का डिवाइडेड बाय, ये तो 1 का डिफरेंशिएशन हमने x बताया था बहुत पहले, लिमिट पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 होगा। दिस इज द बेसिकल कॉज एप्लीकेशन। हम लोग इसको देखेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें अगर सिंपल इसका डेरिवेशन आता है या इंटीग्रेशन को रिवर्स पार्ट में लिख सकते हैं, इसका अप्लाई कर सकते हैं, तो हमको y एवरेज भी निकालने आ जाएगा, और ये इसका सिंबल होता है। और हमको फिजिक्स में 1 और 2 टाइम्स समटाइम्स क्वेश्चन मैनुअली एडवांस में जब क्वेश्चन आते हैं तो एडवांस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमको बेसिकली जानना जरूरी है कि व्हाट इज द एसेंशियल मीनिंग ऑफ एवरेज। जैसे हम लोग बोलते हैं 2 और 4 का एवरेज कितना होगा, 3 होगा, 2 + 4/2 3 होता है। सिमिलरली अगर फंक्शन सम किसी और फंक्शन में दिया हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कंप्लीट ब्लैंक नहीं हो जाएंगे कि ये कैसे निकालते हैं। इसलिए बेटर है कि हम लोग उसको एक एस्पेक्ट को देख ले करते कहते हैं कैसे। हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम क्या होगा लॉन्ग टर्म में सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग इसको करना है। तो आई होप इसको आप अच्छे से देखा होगा। एवरेज वैल्यू 5 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सिंपल से इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। इस रूल को लिखिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि हमको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए इस पे, और अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोग इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और ये जो हमारा ये पार्ट था रिलेशन बिटवीन एस वी एंड ए, इसको हम और डीप में फिजिक्स में इंटर करते करते और पढ़ेंगे अच्छे से, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करते आगे वो करेंगे। जो चीज हमें शॉर्ट टर्म में करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है फर्स्ट वाला, तो हम लोग अभी अंडर 1 टॉपिक चल रहा है, तो हमको थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताना पड़ता है। तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे इस वाले पार्ट को, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग छोटे से क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ v, जो कि किसी फंक्शन में 2t + 5 दिया हुआ है। वो t क्या है, सेकंड में वेलोसिटी और यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। हमने क्लास 8 9 से पढ़ा, ऐसे प्रॉब्लम होने चाहिए। फ्रॉम टाइम t = 0 टू t = 2। देखो पूछा किस फंक्शन का, वहां था y का, तो हमने y एवरेज लिखा। अब क्या पूछा हमारा v का, तो क्या होगा v एवरेज होगा। तो राइट डाउन द v एवरेज। कैसे लिखते हैं, अगर ये v एवरेज होगा तो देखेंगे उस फंक्शन में क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v। देखो वहां पे x का फंक्शन था तो हमने dx लिखा था, बट यह फंक्शन किसका है, t का, तो फंक्शन क्या होगा हमारा dt फंक्शन होगा। v dt लिमिट कितना होगा, t1 टू t2 डिवाइडेड बाय dt t1 टू t2। अब बोलेगा सर कैसे सॉल्व करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पहले पुट कर दो, इस फंक्शन को यहाँ पहले पुट करना होगा। कैसे पुट करेंगे, 2t + 5 into dt whole integration t1 to t2 t1 to t2। अगर इसको हम लोग मान लें तब आपको देखेंगे सर बोलेंगे व्हाट इज द t1 व्हाट इज द t2। t1 का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, तो हमारा t1 ये होगा, t2 कितना होगा हमारा ये पार्ट होगा। अब हम लोग को तो कुछ नया नहीं लग रहा है। अब देखो दो ऊपर इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो। तो कैसे करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे, फिर से सेपरेट करने का प्रॉब्लम नहीं हो तो सिंपल सेपरेट कर दो। 2t इंटीग्रेशन t1 कितना है 0 टाइम कितना है 2t dt प्लस 5 इंटू dt 0 to 2 डिवाइडेड बाय dt 0 to 2। क्या यही क्वेश्चन है, हमने क्या बताया x dx, तो t टू दी पावर n + 1/n+1, तो यहाँ n कितना है 1 है, n को कितना है यहाँ पे 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें
रूल्स देखो, टू कांस्टेंट बाहर है, 2t/t/2 लिमिट क्या करना है 0 से 2 प्लस, देखो 5 कांस्टेंट तो 5 बाहर निकाल लो, फिर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से 2, इसमें देखो हमने बताया था 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, t क्या होगा यहाँ पे t होगा, t लिमिट 0 to 2। इसको फिर से देखते हैं, इस 2 से 2 कट जाएगा, फिर नीचे देखेंगे सॉल्यूशन में टी स्क्वायर लिमिट 0 से 2 प्लस, अब देखो dt का इंटीग्रेशन t होता है, हमने पहले बताया था 1 को x टू 0 पुट करते हैं, ये पहले मैं बता चुका हूँ, क्या होगा 5 बाहर रखेंगे, ये t होगा लिमिट 0 से 2, फिर ये लिमिट क्या हुआ 2 - 0, फिर इसको देखेंगे क्या, टी स्क्वायर मीन्स 4 - 0 प्लस 5 × 2 10, बाकी 0 0 बाय 2 कितना होता है 14/2, कितना होगा 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू। बोलोगे सर इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें एक्चुअली कुछ नया नहीं था। बेसिकली अगर इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते थे तो जस्ट इस वैल्यू को पुट करते और सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। हमने देखा था अभी छोटा छोटा इंटीग्रेशन है, सॉल्व करने के बाद हमें कुछ वैल्यू मिल जाता है। और यहाँ हमने कौन सा एप्लीकेशन ट्राई किया, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको अच्छे से आप लिखिए। एग्जाम्पल देखा था, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि उस और एग्जाम्पल को थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा, क्योंकि आपको लगा होगा सर ये थोड़ा नया लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा और एग्जाम्पल करके देखता हूँ। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ए फोर्स F इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फंक्शन ऑफ टाइम है, टी यहाँ पे सेकंड होता है, फोर्स न्यूटन में होता है, आपको यूनिट पता है, इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल, देन फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकंड। अब कंफ्यूजन क्लियर है सर, कैसे कैसे, तो मान लो क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ y, दैट मींस एवरेज ऑफ फोर्स, तो कैसे लिखेंगे F एवरेज, लाइक दैट। रूल क्या होता है, F dt डिवाइडेड बाय dt, लिमिट क्या होगा हमारा t1 से t2, ये क्या होगा t1 से t2। सर हम तो फंक्शन पता है व्हाट इज द t1 t2। अब देखो बोला कि फर्स्ट 3 सेकंड, इसका मतलब t स्टार्टिंग विद 0 to 3 सेकंड, तो हम लोग को जो होगा t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 इज इक्वल टू 3 सेकंड। यहां से हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आइडिया। अब देखो फोर्स कितने, टी स्क्वायर dt 0 से 3 एंड dt 0 से 3, ये तो आपके लिए बहुत आसान है। लोग से टी स्क्वायर का n का पावर 2 है, तो n का क्या होता है +1 ऐड कर देते हैं, तो t 3/3, t 3/3 लिमिट 0 से 3 डिवाइडेड बाय 3 - 0, क्योंकि dt का होगा t, तो 3 - 0 3 होगा। ये हमने लास्ट टाइम देखा था रिजल्ट में, x2 - x1, तो 3 - 0 कितना होगा 3 होगा। अब मान लो 3 का पावर क्यों 3 3 3 बाय 3 और इंटू 3 कितना होता है ये 27/9, इसका मतलब 3 न्यूटन। दैट इज द एवरेज फोर्स। इसमें कुछ नया नहीं था ना, हमने जस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करेंगे वैसे हम अप्लाई कर दें, और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, इस तरह क्वेश्चन हमारे बारे में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ थोड़ा सा आइडिया था हाउ वी डिसाइड t1 t2, तो हम लोग इसको और अच्छे से जब क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा होगा उतना हमें एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से आप लिखिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हमने क्या किया कि एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिखा है, जो कि हमने वो जो स्टार रेडिएशन लिखा था उसमें कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है, लेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको बोलेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस, मैं डॉटेड करता हूं, एक्सप्लेन करूंगा। वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट जस्ट आफ्टर लैंडिंग इज गिवन एज, कोई रॉकेट है वो क्या करता है जस्ट लैंड कर रहा है अर्थ पे, vt is equal to 2t plus 3t square, ये इसका रिलेशन दिया हुआ है। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉकेट फ्रॉम t1 is equal to 2 सेकंड टू t2 is equal to 3 सेकंड। अब देखो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस का मीनिंग होता है एट दैट टाइम, जब वो किसी टाइम पे, मतलब इस इंस्टेंट, जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंटली, मतलब आई वांट इंस्टेंट रिजल्ट, मतलब क्या होता है उसी टाइम पे हमें आंसर चाहिए होता है। इसका मतलब क्या होता है इंस्टेंट, मतलब जिस समय पे वो लैंड किया है उस समय की वेलोसिटी का रिलेशन दिया है। फिर क्या पूछा डिस्टेंस कितना होगा, अभी देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था पहले, देखो वेलोसिटी क्या दिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t plus 3t स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस, हाउ डिस्टेंस कम, तो s वर्सेस t के रिलेशन में क्या आया था, v dt का अगर इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिलता था, हमको s मिलता था रिवर्स वाले पार्ट में, अगर s था ये इधर ये v था, ये की था ds/dt से ये मिल रहा था, तो क्या मिला था v dt से s मिल रहा था, ये रिलेशन में देखा था ना अभी जस्ट। देखो अब ये मिल रहा था तो लिमिट टाइम कितना दिए, दिस इज दी 2 to 3, व्हाट इज v क्या दिया हमारा 2t plus
3t² dt। अब बोलोगे सर इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ रहा क्या? सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रेशन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन उस पे किए, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे, सेपरेटली लिखना बहुत जरूरी है। पहले सेपरेट लिखेंगे, कैसे लिखते हैं सेपरेट? पहले 2t dt 2 से 3 प्लस 3t² dt 2 to 3। ये तो सॉल्व करना है। हमने क्या सिखाया था? कांस्टेंट पहले बाहर होने अपने को, 2 बाहर कर लो, क्या होगा हमारा t dt 2 से 3 प्लस 3 बाहर होगा t² dt 2 से 3। अब तो जस्ट सिंपल रूल है, यहाँ पे n का वैल्यू कितने 1, तो n प्लस 1 बाय 1 लिख सकते हैं कितना 2 इंटू t²/2 2 से 3 प्लस 3 2 प्लस 1 3 3/3 2 से 3। इस 2 से इसको जाना होगा, इससे इसको जाना होगा, खत्म कहानी। लिमिट क्या बोला था पहले? फाइनल लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, पुट कर दो कितना हो रहा है 2, 3 को 2 टाइम करेंगे 9, फिर लोअर लिमिट माइनस 2 को 2 टाइम 4 प्लस 3 को 3 टाइम्स 27, ये देखना आपके काम की चीज है, माइनस 8 कितना होता है 27 प्लस 9 36 माइनस 12 दैट इज 24। क्या पूछा अपने को? डिस्टेंस 30 मीटर। ये हमारा फिजिक्स है, क्योंकि इस तरह से हम लोग इंटर रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। हमने कुछ नया नहीं किया है, जिस तरह हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पहले पढ़ा था उसको थोड़ा सा इंटरकनेक्ट कर दिया फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से। और आपने देखा होगा हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन में ये आसानी से सॉल्व हो गया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर आपको इंटरकनेक्ट करने आ गया ना रिजल्ट, अगर आप इंटरकनेक्ट अच्छे से कर सकते हैं फिर आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखने चलते हैं। लास्ट होगा हम लोग का जो कि इंपोर्टेंट समहाउ है, जैसे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको मीनिंग से क्लियर होगा कि मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, मिनिमा का मतलब क्या होता है। मैक्सिमा का मीनिंग होता है कि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, और मिनिमा में जिसका वैल्यू कम होगा। अब इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर हमने क्या किया, एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक ग्राफ ड्रॉ किया, तो मैं पूछूंगा कि आप लोग मुझे बताएंगे कि इस दोनों पॉइंट पे कौन सा मैक्सिमा लग रहा है। तो बहुत लोग बोलेंगे सर अगर ज्यादा वैल्यू की बात हो, अगर ये ऑरिजिन है, अगर ये ऑरिजिन है तो इसके वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ऊपर जाते हैं तो ये पॉइंट हमारा y2 होता है और ये हमारा y1 होता है। आपने बेसिकली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट से आप बोलोगे सर कि y2 ग्रेटर देन y1 होगा, y2 ग्रेटर देन y1 होगा, इट मींस दैट y2 ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो हम लोग को कौन सा कंसेप्ट एस्पेक्ट आएगा यहाँ पे कि y2 इज मैक्सिमम। बट इस कंसेप्ट में y1 क्या होगा, तब वो मिनिमा होगा। मिनिमा मींस कम वैल्यू, मैक्सिमम मींस ज्यादा वैल्यू। एक हमारा जनरल लेमन एक्सेप्ट है कि हम मान लेते हैं कि मान लो 4 और 5, पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो बोलोगे सर 5 एक मैक्सिमम वैल्यू है, 4 एक मिनिमम वैल्यू है। बट इस एस्पेक्ट को ग्राफिकली समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसीडर किया। अब मानेंगे कि ये ग्राफ अगर fx है, अगर इसके बारे में हमसे पूछे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या हुआ था, बोलोगे सर ये ग्राफ जब ट्रेवल करते करते इस पॉइंट पे जाएगी तो ये मैक्सिमम होगी, और ट्रेवल करते करते यहाँ आएगी तो मिनिमम होगी, क्योंकि इससे नीचे ग्राफ नहीं जाए तो ये सबसे मिनिमम होगी, और इससे ऊपर भी नहीं जाए तो क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। मान लीजिए y इज इक्वल टू, हमने fx फंक्शन मान लिया, y इज इक्वल टू fx फंक्शन मान लिया। जब हमने फंक्शन मान लिया है तो मान लो कि इस पॉइंट पे दो पॉइंट एज्यूम किया जिसको हमने x कोऑर्डिनेट बोला और y कोऑर्डिनेट बोला, x1 y1 x2 y2। अब देखो एट x1 हम लोग तो एग्री करते हैं ना कि x1 पे इसका मैक्सिमम होगा। एट x1 fx हैव मैक्सिमम, fx क्या होगा, हैव मैक्सिमम। एंड सेकंड एस्पेक्ट देखेंगे एट x2 fx have minimum, at x2 fx have minima। ये तो हमारा जनरल कंसेप्ट था सर, ग्राफ दिख रहा है मान लो, लेकिन ग्राफ में तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस आईआईटी में आने लगे तो सब बता देगा मैक्सिमम मिनिमा। बट इसमें माजरा क्या है, कुछ नया सीखना क्या अपने को। बट हमने एक जनरल एस्पेक्ट से देखा कि ये मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, हमने एज्यूम कर लिया y इक्वल टू fx कोई फंक्शन होगा जो फंक्शन इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिस्क्राइब करेगा। तो आप क्या कीजिए, इस ग्राफ को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग ईच केस में मैक्सिमा और मिनिमा को एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग को एक बात समझ में आएगी यहां से देखने के बाद
कि हमने x1 पे मैक्सिमा होगा, x2 पे भी मिनिमा होगा, ये देखा। अब इस पॉइंट को देखें, जब हम लोग इस पे टेंजेंट की बात चली थी, टेंजेंट की बात क्या होती है, अगर ये लाइन हमारा टेंजेंट होगा, ये लाइन हमारा टेंजेंट होगा, तो क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि कोई एंगल नहीं बनाएगा। अब पैरेलल टू एक्सिस मतलब tan थीटा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इस पे कोई एंगल है ही नहीं, ये पैरेलल तो क्या होगा, tan थीटा 0 होगा, क्योंकि स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा, या उसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक और कंसेप्ट था, m इक्वल टू dy by dx। दिस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब m 0 होगा या tan थीटा 0 होगा, तो स्लोप को हम लोग क्या ले सकते हैं, स्लोप ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx भी 0 होगा। अब देखो, जब dy by dx 0 होगा, फॉर एवरी मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब हर एक मैक्सिमा मिनिमा पे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि dy by dx तो 0 होना ही चाहिए। अब कैसे? तो अगर ये स्लोप मिनिमा का है, ये मैक्सिमा का है, दोनों में स्लोप क्या है, 0, हमको मानना पड़ेगा एट एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या होगा, एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा हैव 0 स्लोप। दिस इज इंपॉर्टेंट, देखना पड़ेगा जब भी बोलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा होगा, उस पॉइंट पे इसका स्लोप 0 होगा। सबसे फर्स्ट कांसेप्ट यह आना चाहिए, अगर कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है, उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो हमने एक पॉइंट को और ऐड किया इसमें, इस पॉइंट में एडिंग पॉइंट था कि स्लोप तो हमको लिखने आ गया, बिकॉज ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दोनों पॉइंट है, मैक्सिमा पे भी मिनिमा पे भी, तो उसका dy by dx का ऑलवेज 0 होगा। इसका एप्लीकेशन हम लोग बहुत फास्टली करेंगे, ठीक। इस पॉइंट को ऐड कर लीजिए, फिर हम लोग केस वाइज को डिस्क्राइब करते हैं। हमको बोला कि केस फर्स्ट फॉर मैक्सिमा इफ एफ एक्स टू बी मैक्सिमम, या मैक्सिमम बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम। अगर एफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा या एफ एक्स मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब इस ग्राफ में जो अपर पार्ट होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस लाइन को हमने क्या बोला था कुछ देर पहले, dy by dx इक्वल टू 0। अब कंडीशंस में लिखता हूं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा फर्स्ट कंडीशन होगा, हमने तो पहले बोला था क्या फर्स्ट कंडीशन, dy by dx, वो क्या होना चाहिए, dy by dx is equal to 0. And second condition, the second derivative of y with respect to x less than 0. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो। अगर किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा होगा तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव 0 से कम होगा, तभी उस कंडीशन में, क्योंकि हमने क्या लिखा है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, तभी वो फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। समहाउ हमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाएंगे फिजिक्स में कि कोई फंक्शन मैक्सिमम है, मिनिमम है, तो हमको इस दोनों रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा। इस कंडीशन को लिखिए, हम लोग फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हमको कुछ आइडिया लगेगा कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसको पहले लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट केस को चलते हैं। केस भी सिमिलर है, हमने देखा था कि मैक्सिमम केस का कंडीशन क्या होता है, हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे अगेन, फिर वही कहानी है। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, dy by dx इक्वल टू 0 होगा। If for maxima, sorry minima, if f(x) to be minimum, that means condition for minima क्या होगा, सेम कंडीशन है। फर्स्ट क्या लेंगे, dy by dx इक्वल टू 0 एंड सेकेंड कंडीशन होगा d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक यही डिफरेंस है, इन केस ऑफ मैक्सिमा इट इज लेस देन 0, इन केस ऑफ मिनिमा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। हमको इस दोनों एस्पेक्ट को याद रखना है कि जब मैक्सिमा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा एंड कैसे अप्लाई करेंगे, और ये मिनिमा होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिजिक्स में सिंपल यही कंसेप्ट जानना है, मैथमेटिक्स में इसको डिटेल से करते हैं। इसको लिखिए, फिर हम लोग इसको और अच्छे से समझने का और कैसे अप्लाई करना है उसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखो मैक्सिमम हम देखते हैं। Particle position as a function of time is given as x is equal to 5t square minus 9t plus 3. Find out the maximum और minimum। हमें पता नहीं कौन सा होगा, हम लोग कंडीशन पुट आउट करेंगे ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट, जो उसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या पता है, x का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या होता है 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। हमको क्या बोला था, कुछ भी मैक्सिमा हो मिनिमम हो जस्ट तो करो, पहले क्या होता है, क्या बोला था पहले, dx by dt चेक करने का, क्योंकि जो फंक्शन करना क्या होता है 10t माइनस 10 इज इक्वल होगा ये, क्योंकि 3 का डिफरेंस क्या होगा, इसको लिख लो फिर से, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5t स्क्वायर dy dt 9t प्लस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy dt ऑफ
5t² dy dt ऑफ 9t प्लस टी बाई डी टी ऑफ 3। हम लोग बहुत दिनों पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कांस्टेंट का 0, 5 बाहर होगा, dt² बाई डी टी माइनस 9 बाहर होगा, dt बाई डी टी आइडेंटिटी प्लस 0। टी स्क्वायर कितना होता है 2t होगा, 5 इंटू 20 होगा, इंटू माइनस आइडेंटिटी 1 है। अभी हमारा क्या आ गया dx बाई डी टी। इसको क्या बोला था अपने को, पहले 0 करना इक्वेट करने के साथ, इसको 0 इक्वेट करने का मतलब है कि dx बाई डी टी क्या होगा 0, dx बाई डी टी क्या होगा 0। तो इसको इक्वेशन पुट करो, 10t माइनस 9 इजकल टू 0, तो t कितना होगा 9/10। ये तो हमारा फर्स्ट काम हो गया कि हमको जब 0 के तो t का समथिंग वैल्यू आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या था, इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करो। सेकंड कैसे करना था, d2x बाय dt स्क्वायर, इसका मतलब d बाय dt ऑफ दिस फंक्शन dx बाय dt। हमने अभी सेकंड डेरिवेशन पढ़ाया था, क्या लिख सकते हैं 10t माइनस 9 लिख सकते हैं यहाँ पे, d बाय dt ऑफ 10t माइनस 9 होगा। फिर इसको अलग सेपरेट कर दो, d बाय dt ऑफ 10t माइनस d बाय dt ऑफ 9, अगेन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये क्या बचेगा 10 बाहर d बाय dt, दिस इज 1, क्या आ गया हमारा 10, ये क्या है ग्रेटर देन 0। अब हमको इस इक्वेशन से आइडिया लग गया कि सेकंड डिफरेंशिएशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहां से देखिए इसको नेक्स्ट, d2x बाय dt स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट इज जो कितना है हमारा 10 है। इसका मतलब कंडीशन देखा ना, dx बाय dt इज इक्वल टू 0 एंड d2x बाय dt स्क्वायर क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, कितना होगा हमारा, तो बोले ये क्या होगा मिनिमा एग्जिस्ट, क्या होगा इस x का मिनिमा एग्जिस्ट। तो x टू बी x मिनिमम कहाँ एट t इज इक्वल टू 9/10। तो हमें कुछ नहीं करना है अब, जस्ट x इज इक्वल टू ये वैल्यू होता है, तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5t² माइनस 9t प्लस 3। तो t का वैल्यू कितना पुट करें अपने को 9/10। जब पुट करेंगे तो हमारा x क्या होगा ये मिनिमम होगा। सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 इंटू 9/10 प्लस 3, ये हो गया हमारा 20, 81/20 माइनस 81/10 प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इधर ले लो, बेस सेम कर देते हैं हम लोग, इसको 2 कर दो, ये भी 2 हो जाएगा कितना, तो हम कितना कि 20 बेस में 81 माइनस 162 प्लस 60। इसको सॉल्व करेंगे 21, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना है हमारा 141 माइनस 162/20, बिकॉज 80 प्लस 60 41, 1 माइनस 162 कितना हो रहा है माइनस 21/20। दिस इज द मिनिमम। तो x मिनिमम कितना हमारा होगा माइनस 21/20। ये थोड़ा सा एक समझने का क्लोजर एस्पेक्ट में था। हमने क्या क्या किया, सारा प्रोसेस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। x का फंक्शन था, फर्स्ट कंडीशन था मिनिमम x में होगा, चेक करो, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव का dx और dt 20 माइनस 9 आया। फिर क्या बोला, चेक करना रिक्वायरमेंट है क्या होगा, तो dx और dt जब 0 किया तो t का वैल्यू कितना है 9/10 आया। फिर सेकंड चीज करना था कि सेकंड डेरिवेटिव चेक करो क्या आ रहा है, सेकंड किया 10, इट इज पॉजिटिव। तो ये तो क्लियर हो गया, ये फंक्शन कौन सा होगा मिनिमम फंक्शन होगा। x टू बी मिनिमम कहां पे होगा, x इक्वल टू t बाई t इक्वल टू 9/10। बाकी इसका हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया है, जस्ट इस फंक्शन में t का वैल्यू 9/10 पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा उसका मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है हमारा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला था। हम एक और एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 5 दिया हुआ है। अब देखिए इस फंक्शन में अगर हम देखना चाहें तो y क्या पता है x² माइनस 2x प्लस 5, जो बेसिक कंडीशन था फर्स्ट हमको वो पहले ट्राई करना पड़ेगा। क्या बोला था अपने को, फर्स्ट डेरिवेटिव करने का
डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये करेंगे। इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, सबको सेपरेट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। एक्स स्क्वायर का 2x, और ये 2 कांस्टेंट है, dx बाई डी एक्स प्लस 0, ये आइडेंटिटी 1 होगा। क्या गया हमारा 2x माइनस 2, ये क्या गया हमारा dy बाई डी एक्स। फिर बोला था कि फर्स्ट क्या करना है, dy बाई डी एक्स को 0 करना है इक्वेट करके, फिर हमें पता चलेगा किस वैल्यू पे ये है। तो जो कंडीशन था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। फिर से इसका सेकेंडरी पार्ट था, यहाँ से देखेंगे। फिर सेकेंड डेरिवेटिव करना, मतलब d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर है, क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन 2x माइनस। इसको करते हैं तो क्या होगा अपने को, 2 का ऑलवेज डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का क्या आएगा 2 ओके ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये मिनिमा होगा फॉर एवरी वैल्यू x के वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, ये मिनिमा होगा। तो x टू बी x मिनिमम पता चला, क्योंकि क्या है 2 ग्रेटर देन 0 d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, जब भी ग्रेटर देन क्या होता है x मिनिमम होता है। तो जस्ट क्या करेंगे, x टू बी मिनिमम कहाँ पे होगा, x का वैल्यू पुट करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 पुट करिए, 1 माइनस 2 प्लस 5 दिस इज 4। वो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट हमने सिंपली किधर क्या किया, 0 किया, एक वैल्यू आ गया अपने को। फिर क्या था, सेकंड डेरिवेटिव चेक करने का, अगर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा। 2 क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक ना। जब 2 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मिनिमा होगा। फिर क्या करना है, इस मेन फंक्शन में पुट करना है, y मिनिमम इज इक्वल टू y मिनिमम, उसको हम बोलते हैं x टू बी x मिनिमम दैट इज y। तो क्या होगा उसका वैल्यू, हमको मिनिमम पुट करेंगे, इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं दैट इज y। The minimum value of y is 4। दिस इज आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन हमें आना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट एग्जांपल होगा, उससे हम लोग और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन फंक्शन, ये जो y दिया इसका पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। हमारा प्रोसेस ऑलवेज आइडेंटिकल वही होगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। क्या करना है अपने को, फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना है, dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। अगर सबको सेपरेट करना है तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ 15x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 30x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10। अब देखो हमने कितनी बार बोला है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 को बाहर कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 15 को बाहर कर दो, 15x स्क्वायर या 15 डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 36 बाहर कर लो, डी एक्स बाई डी एक्स, दिस इज आइडेंटिटी प्लस 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x क्यूब 3x स्क्वायर होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखेंगे इसको, 6 स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36x आ गया। ये हमारा किसका वैल्यू था, dy बाई डी एक्स। अगर इसमें हम 6 कॉमन लें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ रहा है। नेक्स्ट रूल था इसका, जो कि इस रूल है कि फर्स्ट अगर मिनिमम मैक्सिमम चेक करना तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको बनाने का 2 फॉर्म है, अलजेब्रा से इक्वेट कर लेंगे, नहीं तो हम लोग सिंपल सा रूल क्या बोला था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो कंपेयर करते स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्या दिया होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है माइनस 1, c का वैल्यू कितना है 6 है, पुट करो, माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 पुट अंडर b स्क्वायर 25 माइनस 4 सी ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 6,
बाई 2 इंटू ए, कितना हो गया प्लस 5 रूट अंडर 1, क्योंकि 25 माइनस 24 1 बचेगा बाय 2, कितना होगा 5 प्लस माइनस 1 बाई 2। इसका दो सॉल्यूशन आएगा, एक आएगा अल्फा 5 प्लस 1 बाई 2, दूसरा आएगा बीटा 5 माइनस 1 बाई 2, एक आंसर आएगा 3, दूसरा क्या होगा 2। क्या दो सॉल्यूशन आ गया हमें, यहां तक तो समझ में आ गया। इसका मतलब इसके दो वैल्यू होंगे x1 एंड x2। अब चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमा किधर है मिनिमा किधर है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट रूल क्या था, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव d2x बाय dx स्क्वायर, इसको हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इस सेम फंक्शन को डाल दो, ये फंक्शन एज इट इज पुट कर देंगे, क्योंकि सिंगल x है हमने 6 कॉमन है, बस रहने दो इसको, डायरेक्ट लिख सकते हो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 30x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 30। फिर से वही बात हमारी 36, कांस्टेंट का 0 ये 36 होगा। अब इसको 6 बाहर निकालो, 6 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 30 बाहर निकालो, क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 0, कितना आ गया ये 12x माइनस 30 आ गया, डी इसका वैल्यू कितना आया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा इतना आ गया। अब हमें चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा कब होता है। हम दो वैल्यू आए, फिर चेक करेंगे फर्स्ट वैल्यू पे मान लेते हैं अल्फा इजकल टू 3 होगा, अल्फा इजकल टू 3 होगा तो d2y बाई अल्फा या उसको x का वैल्यू मान लेते हैं, x इजकल टू 3 होगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 12 इंटू 3 माइनस 3, कितना हो रहा है 6, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा एट x इज इक्वल टू 3, अगर ये इसका मतलब क्या होता है y मिनिमम होगा, y टू बी मिनिमम, एट x इज इक्वल टू 3 y टू बी मिनिमम। इसको आप लिखिए पहले, फिर हम लोग देखते इसको अच्छे से लिख लीजिए, हम इसको रफ करेंगे फिर आगे हम लोग वैल्यू देखेंगे। क्या इक्वेशन आया था, एट x इज इक्वल टू 3 y टू बी मिनिमम, बिकॉज हमने पुट किया तो 6 ग्रेटर देन 0 आया, तो d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, तो वो मिनिमम होता है, तो वैल्यू पुट कर दो y मिनिमम कब होगा, जब x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। तो अब इस इक्वेशन में x का सब क्या करना है 3 पुट करना है, 2 इंटू 3 का 3 15 इंटू 3 का स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 10, देखो 2 3 3 3 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 33 इंटू 3 प्लस 10, देखो कितना होता है 54, दिस विल इंटू 135 प्लस 10 प्लस 10, कितना होता है 108 प्लस 10 118 प्लस 54, 118 प्लस 54 माइनस 134, कितना होता है 172 माइनस 135, इसका मतलब कितना होगा 37, जो y मिनिमम हो वो कितना होगा 37। इसमें हमने कुछ नया नहीं किया, जस्ट सिंपल सा सॉल्यूशन था, उसमें हमने चेक किया और फिर पुट कर दिया। अब सिमिलरली क्या है सेकंड पार्ट पे होगा, जो सेकंड क्या पूछा मैक्सिमम, तो हमने x इक्वल टू 3 लिया था, अगर उसी क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 पुट कर दो तो क्या होता है, अब हम देखेंगे हम लोग, इसको रफ करता हूं। जब हमने x इक्वल टू, हमने दो वैल्यू देखा था 2 पुट किया किसी क्वेश्चन में, d2y बाय dx स्क्वायर 12 इंटू 2 माइनस 30, ये क्या माइनस 6 आ गया, इसका मतलब माइनस 6 दिस इज लेस देन 0, जब ये लेस देन 0 होगा तो क्या होगा ये मैक्सिमम होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 y टू बी मैक्सिमम, खत्म। फिर से क्या करना y मैक्स इज इक्वल टू, इस x पे करना सिर्फ हमें 2 पुट कर देना है, 2 इंटू 2 टू द पावर q माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10, कितना होगा 8 इंटू 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 10 82 प्लस 16 माइनस 60, कितना हो रहा है 98 माइनस 60 दैट इज 38। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इज 38। हमने देखा इन डिफरेंट मेथड से
कि हमने ये थोड़ा सा बड़ा चला गया था क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन 2-3 चीज पूछ गया था, लेकिन हमको एक ही क्वेश्चन करने के बाद इतना आइडिया आ गया कि हम लोग कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते थे। हमने इस फिजिक्स के पार्ट में अभी तक जितना चीज देखा, हर किसी को एक दूसरे टर्म से कोरिलेट करने की कोशिश की। छोटा सा मैथमेटिक्स भी दिया था, ये सब मैथमेटिकल पार्ट है, बट फिजिक्स में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे, अब देखिए वैल्यू से ही पता चलता है, दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज द मिनिमम। मिनिमम वैल्यू 37 है, दिस इज मैक्सिमम 38 है, इसका मतलब 37 38 के बाद ही आता हो, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक का बेसिक मैथमेटिक्स का जितना फिजिक्स में एप्लीकेशन था, हर एक पार्ट को लिटिल बाय लिटिल इन बाय पार्ट्स टच किया और उसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिजिक्स का जितना बेसिक कंसेप्ट्स होंगे सब के सब क्लियर हो जाएंगे। सो इन लास्टली वी आर कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स टुडे। Our next plan will start the physics, that is the original part of 11th. So once again waiting, thank you, and we're saying hope in the next lecture of 11th. Thank you, shukriya.